नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। अफगानिस्तान में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मच गया। बाढ़ से अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। अफगानिस्तान में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ ने ली 300 से ज्यादा लोगों की जान। अफगानिस्तान में बादलों की विनाश लीला। बाढ़ विकराल, अफगानिस्तान बेहाल। अफगानिस्तान में बारिश के बाद बाढ़ ने जमकर तांडव मचाया। तेज बारिश के बाद वहां हालात डरावने हो गए। वहां के नदी और नाले उफान पर आ गए। क्या सड़कें, क्या गलियां और क्या रेगिस्तान, सब कुछ जैसे सैलाब ने निगल लिया हो। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अफगानिस्तान में भारी बारिश के चलते आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि मुमकिन है कि कीचड़ और मलबे के नीचे भी लोग दबे हों, जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत पश्चिमी फराह, हेरात, कंधार और बगलन में बाढ़ ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया। लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़ के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया। बेलगाम बहता पानी अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। अफगानिस्तान में ऐसा कोई कोना नहीं नजर आया जिसे सैलाब ने बख्श दिया हो, और विनाशकारी बाढ़ के बीच वहां के लोग जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान की दमनकारी नीति देखने को मिल रही है। बिजली और महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान की सेना ने लाठियां बरसाईं। पीओके के मीरपुर और मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गईं और हवाई फायर भी किए गए। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में प्रदर्शन। पीओके में युद्ध जैसे हालात। दाने दाने को मोहताज है पीओके के लोग। पाकिस्तान का पीओके में असली चेहरा देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। टैक्स, महंगाई और बिजली की किल्लत जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान की सेना जमकर लाठी और आंसू गैस के गोले बरसा रही है। शनिवार को पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स ने कश्मीरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस बीच पीओके के मीरपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। बिजली बिल और महंगाई से नाराज लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस के बीच खूनी झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की गोलीबारी में वहां एक सब इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई, जिसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें मुजफ्फराबाद से भी सामने आई, जहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के एक्शन पर गठबंधन के नेता और पीपीपी अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद यासीन ने सवाल उठाए। यासीन ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को गलत बताया और कहा कि ताकत से मुद्दे हल नहीं हो सकते। पीओके में बढ़ते तनाव पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आज राष्ट्रपति भवन में एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग पाकिस्तान की सरकार के फैसलों से तंग आ चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि पीओके में कई बिजली परियोजनाएं होने के बावजूद वो बिजली संकट से जूझ रहे हैं। साथ ही वहां महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है।
व्लादिमीर पुतिन ने अचानक खार्किव पर हमले तेज कर दिए और अब ऐसा लगने लगा है कि रूस पूरे खार्किव पर कब्जा करके यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। अब लगभग तय है कि रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि यूक्रेन में वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेगा। एक किलोमीटर में लाशें ही लाशें, खार्किव में खूनी खत। За победу! Ура! टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करते रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने का मन बना लिया है। ना तो अमेरिका के तोप, टैंक, मिसाइलें और रॉकेट रूसी सेना को रोक पा रहे हैं और ना ही 32 देशों से बना नेटो रूसी फौज का मुकाबला कर पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस ने एक तरह से यूक्रेनी सेना को रौंद कर रख दिया है। सबसे ताजा और भीषण हमले में यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने बेहद प्रचंड हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक रूसी सेना की तरफ से हुए हमले में खार्किव के 1 किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी सेना की लाशें बिछ गई हैं। जरा देखिए रूसी सेना ने खार्किव में क्या किया है। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि 10 मई 2024 को रूसी सेना ने खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दावे के मुताबिक रूसी सेना पिछले एक हफ्ते से खार्किव पर बड़े हमले कर रही थी। फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि रूसी सेना खार्किव में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। खबर यह भी है कि रूस का हमला होने के बाद खार्किव से हजारों लोग सुरक्षित जगह पर भागने को मजबूर हो गए हैं। खार्किव में घुसने के लिए रूस की सेना ने एक बफर जोन बनाया है, जिसके मुताबिक वो आगे बढ़ रही है। दावा तो यहां तक किया गया है कि खार्किव को बचाने के चक्कर में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस की सेना खार्किव में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। इसकी पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कर दी है। Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Внимание! Пуск! Есть пуск. यूक्रेन के खार्किव पर रूस का 1 किलोमीटर पर कब्जा साबित करता है कि पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अभी यूक्रेन में रुकने वाला नहीं है। हमला ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की कमी है। यूक्रेन ने अपने सभी रिजर्व सैनिकों को खार्किव भेजना शुरू कर दिया है। अगर हम रूसी हमले की बात करें तो साफ हो जाता है कि रूस ने हमला करने में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है।
2022 में खार्किव में मिली हार के बाद रूस का प्लान है कि वो हर हाल में खार्किव पर जीत हासिल करे। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस अपने हाईटेक टैंक, एयर मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 मई की सुबह से हवाई हमले तेज हो गए हैं। रूस अभी तक 1 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक खार्किव में घुसने के लिए रूस की सेना ने एक बफर जोन बनाया है, जिसके अनुसार सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि खार्किव में उनकी सेना रूसी सेना को बड़ी टक्कर दे रही है और स्पेशल ब्रिगेड और हाईटेक मिसाइल भी तैनात कर दी गई है। यूक्रेन का काल बना पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन। रूस के हमले में अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 65 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश में ही बेघर हो गए हैं। वहीं अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 3.92 लाख सैनिकों को मार दिया है, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये भी है कि रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 62,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस अब तक यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, लुहांस्क और ज़पोरिज़िया इलाके रूस के कब्जे में आ चुके हैं। इधर आईएसडब्ल्यू का अनुमान बेहद चौंकाने वाला है। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि रूस 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके को कंट्रोल कर चुका है, यानी कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है। Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. यूक्रेन और नाटो मिलकर भी रूस से जमीन पर सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन 1500 किलोमीटर दूर से रूस में हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से यूक्रेन ने पहली बार 1500 किलोमीटर दूर से हमला किया है। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में 2 तेल डिपो को भी निशाना बनाया है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक कीव के ड्रोन ने रूस के दक्षिणी कास्तोड्रार क्षेत्र में अनापा शहर के पास 2 तेल डिपो पर भी हमला किया है, जिससे रात में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्या नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे, यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़ा हो और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करें। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। Курился и не беспокоились, да, поэтому это мелочь для нас. Но сейчас мы порвем там, знаешь, разделим на 2 части, потом в последующем потихоньку заберем там, сколько нужно, столько этого шайтана Зеленского посадим за стол и подписать там бумаги, которые нам необходимы, и все. ऐसे हालातों की वजह से ही रूस को अब पोलैंड की तरफ से नाटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। जरा देखिए इस वक्त नाटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नाटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने
यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात हैं, जबकि 90,000 नेटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि रूस ने लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। अब ऐसे हालात में भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमले तेज क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है, पुतिन का टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि अब यूरोप हो चुका है। इजराइल हमास युद्ध से बहुत बड़ी खबर है। युद्ध में अब तक इजराइल का साथ दे रहे अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है। अमेरिका ने इजराइल की बम सप्लाई रोक दी है और अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो अपने नाखूनों से भी लड़ेंगे, लेकिन हमास को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू को बाइडेन ने बम देने से मना किया। रफा का बारूदी तांडव देख अमेरिका सहमत। युद्ध में इजरायल की जीत अब नामुमकिन है। अब नेतन्याहू के पास एटम बम का ऑप्शन। इजरायल ने गाजा की तबाही के बाद रफा को बारूदी कब्रिस्तान बना दिया है, लेकिन हमास के लड़ाके झुकने को तैयार नहीं है। इजरायल फोर्स रफा फ्रंट पर चुन चुन कर हमास के अड्डे तबाह कर रही है, लेकिन हमास फाइटर्स पलटवार में देर नहीं लगा रहे। इस बारूदी टकराव के बीच इजरायल को सबसे करारा झटका लगा है। झटका अमेरिका ने ही दिया है। इजरायल के जिगरी अमेरिका ने युद्ध के बीच सबसे विध्वंसक बम की सप्लाई रोक दी है। अमेरिका के इस फैसले ने नेतन्याहू का दिमाग घुमा दिया है, क्योंकि इजरायल रफा फ्रंट पर जीत के साथ हमास के सफाए के करीब पहुंच चुका है। लेकिन युद्ध में सबसे बड़े सपोर्टर से मिले सेटबैक ने इजरायल को बुरा फंसा दिया है, क्योंकि अमेरिका के जिन बमों के दम पर इजरायल हमास की बर्बादी का प्लान बनाकर आगे बढ़ रहा था, वो मिशन अब अधर में लटक गया है। असल में अमेरिकी हथियार की सप्लाई पर लगे ब्रेक ने इजरायल फोर्स को रफा के ट्रैप में फंसा दिया है। इसी हफ्ते इजरायल ने रफा में फुल फ्लैश्ड मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिलिट्री ऑपरेशन से पहले 1 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से बाहर जाने की वार्निंग भी दी थी। इजरायल के लोगों को मुआसी में महफूज ठिकाने पर जाने की अपील के बाद ऑपरेशन तेज किया। इजरायल के टैंकों ने रफा में अंधाधुंध बारूदी गोले दागकर भीषण तबाही मचाई थी। इजरायल के हमले में हमास के 22,000 लड़ाकों की मौत की भी जानकारी सामने आई। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि गाजा के रफा इलाके में उसकी 4 बटालियन मौजूद है। ये बटालियंस इजरायली सेना के आदेश पर कई फ्रंट पर हमले को अंजाम दे रही हैं। इजरायल के इस मिलिट्री ऑपरेशन को जंग के आखिरी पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक रफा इलाके को जल्द खाली कराया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक रफा में इस वक्त 14 लाख लोग हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो इजरायली ऑपरेशन शुरू होने के बाद गाजा के अलग अलग हिस्सों से भागकर यहां पनाह लेने पहुंचे हैं। हाल ही में इजिप्ट और अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स इजरायल गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने इजरायल को धमकी दी थी कि अगर उसने रफा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो यूरोप और इजरायल के बीच सिक्योरिटी ट्रीटी रद्द कर दी जाएगी।
इजरायल ने सभी धमकियों को नजरअंदाज कर रफा में बारूद बरसाना बंद नहीं किया। खासकर अमेरिका से मिले हथियारों के इस्तेमाल से इजरायल रफा को धुआं कर रहा है, जिसका अमेरिका में घनघोर विरोध शुरू हुआ। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में उपद्रव मचने के बाद बाइडन ने इजरायल की बम सप्लाई ठप करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के रक्षा काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजरायल को हमास के खिलाफ दूसरे तरीके आजमाने की हिदायत तक दे डाली है। We believe that they have put an enormous amount of pressure on Hamas, and that there are better ways to go after what is left of Hamas in Rafah than a major ground operation. बम सप्लाई बंद करने के बाद हमास को दूसरे तरीके से हैंडल करने की नसीहत इजरायल को रास नहीं आ रही है, जिससे दोनों देशों के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। बाइडेन प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि इजरायल ने अमेरिकी हथियारों का बेजा इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। अमेरिकी संसद में सबूतों वाली रिपोर्ट भी जल्द पेश हो सकती है। उधर इजरायल ने अमेरिका के विरोध को दरकिनार कर बाइडेन की अपील को सीधे ठुकरा दिया था। इजरायल ने रफा में हवाई हमला किया था, जिसके बाद से अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार किया, क्योंकि इजरायल अमेरिका से मिले हथियारों का जमकर इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। अमेरिका ने इजरायल को जो हथियार सौंपे हैं, उनकी डिटेल ये रही। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने इजरायल को गाजा में जंग के बीच 155 मिलीमीटर के 52,229 M795 आर्टिलरी शेल्स, होवित्जर तोपों के लिए 30,000 गोले भेजे हैं। इजरायल को $320 मिलियन के डम बम भी दिए गए हैं, जिनमें जीपीएस लगाकर उन्हें सटीक हमला करने में कारगर बनाया जा सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, हेलफायर मिसाइल और कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट भी भेजे हैं। इसके अलावा 250 से 2000 पाउंड के बम भी दिए गए हैं। इजरायल के पास मौजूद यही अमेरिकी हथियार उसके लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि इजरायल ने गाजा और रफा को इन्हीं हथियारों से दहला रखा है। इसलिए अमेरिका इजरायल को दूसरे तरीके से हमास से निपटने की नसीहत दे रहा है। About whether this pause has changed their calculus. We're in touch with the Israelis. Again, they know where we stand on this. They certainly know where the president stands on this, and they'll have to make their own decisions. And I don't want to get ahead of where we are right now. मगर इजरायल ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर रफा पर अजेय बढ़त बनाने की कोशिश में जुटा है। इस बीच आई एक जानकारी ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी से रफा और गाजा के अस्पतालों में हाहाकार मचा है। अल अक्सा अस्पताल में ईंधन की कमी के चलते मरीजों की जान पर बनाई है, क्योंकि इजरायल ने गाजा की सप्लाई पूरी तरह से रोक रखी है। हालांकि ऐसे आरोपों को इजरायल ने हमास का प्रोपेगेंडा भी बताया है, क्योंकि हमास सहानुभूति हासिल कर युद्ध का रुख मोड़ने के हर हथकंडे आजमा रहा है। जैसे यूएन महासभा में इजरायल पर फिलिस्तीन भारी पड़ा है। अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 143 देशों का समर्थन मिला। वहीं अमेरिका, इजरायल समेत 9 देशों ने ही प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि यूएन महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, लेकिन इससे फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिल सकते हैं। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में यूएन के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास होने से इजरायली राजदूत गिलान एरदान भड़क गए। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो चार्टर को फाड़कर संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा रही है। मतलब ये कि युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति के दंगल में इजरायल फंसा हुआ है। इजरायल के लिए सबसे बड़ा झटका अमेरिका की बेरुखी है। अगर अमेरिका ने जंग में इजरायल का साथ छोड़ा तो वो कहीं का नहीं रहेगा। इजरायल के पड़ोसी दुश्मनों की एकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरब मुल्कों की घेरेबंदी से भी इजरायल को खतरा है। ऐसे में अगर बाइडेन ने नेतन्याहू को अलग थलग किया तो फिर युद्ध का दायरा बढ़ना तय है। इजरायल के पास सभी दुश्मनों से निपटने के लिए एटम बम के सिवा कोई और विकल्प भी नहीं बचेगा। लेकिन नेतन्याहू ने एटम बम की आशंका को खारिज करते हुए साफ किया है कि इजरायल हमास से अकेले निपटने का गोला बारूद रखता है। रफा से हमास के खात्मे तक इजरायल युद्ध में रुकने वाला नहीं है।
और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।